नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी मोदी कैबिनेट ने की पूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने को दी मंजूरी। उत्तराखंड की नई खेल नीति को धामी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण पर मिलेगा सर्किट रेट का 2 गुना प्रतिकर। होम स्टे योजना में सब्सिडी भी बढ़ाई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। भाजपा के चुनाव प्रभारी की मौजूदगी में वरिष्ठ नेता रणनीति तय करने को जुटे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने किया दावेदारों के नामों पर विचार। और महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की 3 छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदान किए वात्सल्य योजना की धनराशि के चेक। प्रदेश में कोविड में अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुफ्त राशन प्रदान करने की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर से अगले 4 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्न पर अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है। अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण की मंजूरी दी जा चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। ये 3 कृषि कानून हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन्हें पिछले वर्ष संसद के मॉनसून सत्र में पारित किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। इससे पहले इस महीने की 19 तारीख को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक
लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। प्रदेश की नई खेल नीति को पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। खेल नीति लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति में एक ओर जहां हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। कृषि मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि खेल नीति में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इस राज्य की नई खेल नीति को प्रख्यापित करने का निर्णय, जिसमें बहुत से इंसेंटिव्स 8 वर्ष से 13 साल के बच्चों को जिसके अंदर प्रतिभा हो उसको लगातार किस तरह भविष्य में एक खिलाड़ी के रूप में हम लोग स्थापित कर सके, उसका प्राविधान। इसके अलावा तमाम तरह की निधियां जिससे कि खेलों को प्रोत्साहन, अवस्था सुविधाएं और साथ साथ आउट ऑफ टर्न नियुक्ति समूह ख और गौ के पदों में करने के में का इसमें प्रावधान किया जा रहा है, ताकि अच्छे खिलाड़ियों को इसमें नौकरी पर भी आउट ऑफ टर्न सरकार उनको नौकरी दे सके। मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने भोजन माता व पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाने का भी निर्णय किया। मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपए प्रति कुंतल से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति कुंतल करने को भी मंजूरी दी। तय किया गया कि अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। होम स्टे योजना में सब्सिडी भी बढ़ाई गई है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर निजी भूमि के लिए सर्किल रेट का 2 गुना भुगतान किया जाएगा। निजी भवनों का भी 2 गुना प्रतिकर मिलेगा। सरकारी कब्जे वाली जमीन पर मकान बना होने की स्थिति में केवल मकान की कीमत दी जाएगी। आवास के बदले आवास का प्रावधान भी किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास जो होम स्टे वाली हमारी योजना थी, उसमें 2018 में जो नियम बनाया था कि उसमें इस पर निवेश होम स्टे बनाने वाले को 33% सब्सिडी या 10 लाख रुपए अधिकतम की सहायता दी जाएगी, उसको बढ़ा करके 50% सब्सिडी या 15 लाख कर दिया गया। 15 लाख की कैपिंग है और 50% सब्सिडी। अगर उससे 30 लाख से छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो 15 लाख तक की उसको, अगर 50% 15 लाख जो है उसको प्राप्त होगा। पीआरडी जवान आपको मालूम है वो डेली वेज के आधार पर उनका वेतन का निर्धारण होता है, जो 500 रुपए पिछली हमारी इसी सरकार ने मिनिमम 500 किया था, उसको बढ़ा करके 570 रुपए करने का निर्णय लिया है, यानी कि 2100 रुपए महीना। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन ने अपने रोड मैप को धरातल पर उतारने के लिए काम तेज कर दिया है। इसके तहत आज राजधानी देहरादून में भाजपा के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी व सह प्रभारी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद चुनाव प्रभारी व सह प्रभारी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वहां चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन कल चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रहलाद जोशी के अलावा दुष्यंत कुमार गौतम, आरपी सिंह, लोकेट चटर्जी जैसे प्रमुख नेता भाग लेंगे। अलग अलग समूहों में भी चर्चा की जाएगी। चुनाव को लेकर के कुल मिलाकर के 33 विभागों का गठन किया है और उन 33 विभागों की अलग अलग बैठक माननीय प्रभारी जी, माननीय सह प्रभारी जी और अपने संगठन के प्रभारी जी लेंगे और उन विभागों के ग्रुप बना करके उनको चुनाव तक किस प्रकार से काम करना है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगे। संगठन को बूथ की ओर ले जा रहे हैं और संगठन हमारा बूथ पर बहुत पूरी तरह से सक्रिय है। हमने पहले बूथ समितियों का सत्यापन किया और उसके पश्चात हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बना करके हमने उनको सक्रिय किया है और एक बड़ा सम्मेलन पन्ना प्रमुखों का होगा। तो बूथ पर हमारी पूरी टीम सक्रिय रहे, उसमें पन्ना प्रमुख और बूथ की जो इकाइयां हैं वो सक्रिय होकर के जब हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हम लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर 60 पार का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे।
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के उद्देश्य से आज देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वह जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठा रही है। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में महिलाओं और युवाओं को अधिक से अधिक टिकट देने के सुझाव आए। जल्द ही इस बारे में पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज सुबह से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु एवं इसमें सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवारों को किस प्रकार से कांग्रेस के ओर से हम जनता के बीच में उतार सकें, उनका चयन संबंधित प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा विमर्श की गई। आज की मीटिंग सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की ये प्रथम बैठक थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरिद्वार में 1 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इससे महिलाओं को खाना बनाने में सुविधा के साथ समय की भी बचत हो रही है। देखिए हरिद्वार से हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला निःशुल्क गैस कनेक्शन महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाएं अपना अनुभव साझा करती हैं। वो बताती हैं कि पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। जंगल से लकड़ी लाना, चूल्हा जलाना, धुएं से आंखों और सांस लेने में दिक्कत होती थी। भोजन पकाने का समय और मशक्कत दोनों बहुत होती थी। एलपीजी सिलेंडर से जलने वाले चूल्हे ने इन महिलाओं के जीवन की कई मुश्किलों को आसान बना दिया है। जी, हमें सिलेंडर मिला है मोदी सरकार द्वारा और हमें बहुत सुविधा है। और पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, बाहर जॉब भी करते, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन इस टाइम हम बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं और बर्तन भी काले होते थे। पहले हम ईंधन वगैरह से खाना बनाते थे, उससे धुआं वगैरह निकलता था और हमारी आंखों पे भी प्रेशर पड़ता था। इसलिए अब हम अपना टाइम भी बचता है हम लोगों का और खाना भी जल्दी से बन जाता है और हमारी आंखों पे भी हमें बहुत राहत मिली है। लकड़ी जंगल में लेने जाना, फिर वहाँ से लकड़ी लाके खाना बनाना, बरसातें पड़ती थी, लकड़ियाँ गीली मिलती थी, धुआं ही धुआं होता था, हमारी आंखें भी खराब हो जाती थी, इतनी आंखों में चुभन होती थी, बच्चे भी परेशान होते थे, पढ़ लिख नहीं पाते थे। फिर अगर हम कैरोसिन का इंतजाम करते तो कभी कैरोसिन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, मिट्टी का तेल। तो स्टोव में हम खाना बनाते थे। स्टोव में भी दिक्कत पड़ती थी क्योंकि मिट्टी का तेल बहुत ही महंगा पड़ता है। आज मोदी जी ने हमारे को उज्ज्वला गैस की योजना देकर हमें इतनी सुविधाएं दे दी कि हम एकदम 10 मिनट में हमारा खाना बन जाता है। खाना जल्दी बन जाता है, टाइम से अपना बच्चे से स्कूल चल जाते हैं, तब टाइम से काम हो जाता है। हरिद्वार के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल बताते हैं कि यहाँ निम्न आय वर्ग की 1 लाख से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है। जनपद हरिद्वार में करीब 1,04,512 लोगों को अभी तक जो है उज्ज्वला के निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। और इससे जो है हमने कोशिश की है कि कोई भी पात्र परिवार बचे नहीं, ढूंढ के उनको जो है कैंप लगा के और उनको उज्ज्वला के गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। और इससे जो है जो ग्रामीण अंचल है या शहर के लोगों के परिवारों के जो है जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वहीं जिले में एक गैस एजेंसी के संचालक विपिन शर्मा बताते हैं कि उनकी गैस एजेंसी से 485 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं और वे सभी नियमित तौर पर सिलेंडर के लिए आते हैं। लगभग जो है सभी में रिफिलिंग हो रही है, भरवा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है, सबका सही चल रहा है। जो
कस्टमर को जो परेशानी थी पहले वो कोई परेशानी नहीं है। इजीली वो जिन्होंने पहले पर कनेक्शन प्राप्त कर लिए और अभी भी कोई कनेक्शन चाहता है तो उज्ज्वला योजना 2 के अंतर्गत दोबारा कनेक्शन भी वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना के पहले चरण की सफलता के बाद इस वर्ष अगस्त में योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया। इसमें निःशुल्क गैस कनेक्शन के साथ पहला गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। किराए के घर में रहने वाले लोगों को भी इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आज सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की 3 छात्राओं को चेक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष की छात्रा को 1,70,950 रुपए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चतुर्थ वर्ष की छात्रा को 56,100 रुपए और इसी कोर्स के एक अन्य छात्रा को 27,500 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत इन छात्राओं को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि का लिया गया शुल्क महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून ने वापस किया है। भविष्य में भी संस्थान इन छात्रों से शुल्क नहीं लेगा। कोविड-19 में अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों की हर संभव सहायता करेगी। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय युवक युवतियों को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 26 नवंबर को रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को मैदान में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में ऐसे सभी युवक व युवतियां भाग ले सकेंगे जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं। प्रशिक्षण के लिए गुलाब राय मैदान में सुबह 8 बजे से पंजीकरण आरंभ होगा। इसके बाद मेडिकल के अंतर्गत चेस्ट, हाइट व कलर विजन के टेस्ट किए जाएंगे। चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 दिसंबर को गोपेश्वर स्थित जिला न्यायालय परिसर के साथ ही जोशीमठ, कर्णप्रयाग, पोखरी, थराली और गैरसैंण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमन योग्य मामले, धारा 138 NI एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक व कुटुंब न्यायालयों के मामले, श्रम व भूमि अर्जन संबंधी मामले, मनरेगा, विद्युत, जल, कर के बिलों, वेतन भत्तों, वन आपदा प्रतिकर समेत ऐसी प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया जाएगा जो सुलह समझौते के आधार पर हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के दूसरे चरण से संबंधित तथ्य पत्र आज नई दिल्ली में जारी किया। तथ्य पत्र में जनसंख्या, पुनर्प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण व अन्य प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है। यह पत्र 2019-2021 के सर्वेक्षण से संबंधित है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीक पॉल और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसे संयुक्त रूप से जारी किया। इस सर्वेक्षण में उत्तराखंड के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आदि 14 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। दिसंबर 2020 में जारी पहले चरण के सर्वेक्षण में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व अन्य उभरते मुद्दों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनात्मक डेटा प्रदान करना है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी मोदी कैबिनेट ने की पूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने को दी मंजूरी। उत्तराखंड की नई खेल नीति को धामी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण पर मिलेगा सर्किल रेट का दुगना प्रतिकर। होम स्टे योजना में सब्सिडी भी बढ़ाई।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। भाजपा के चुनाव प्रभारी की मौजूदगी में वरिष्ठ नेता रणनीति तय करने को जुटे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने किया दावेदारों के नामों पर विचार। और महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की 3 छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना की धनराशि के चेक। प्रदेश में कोविड में अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।